नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भारत पर जो यूरोपियों का जो आगमन हुआ था, यूरोपीय कंट्रीज के जो अलग अलग व्यक्ति भारत में आए, किस प्रकार उन्होंने भारत की खोज की और भारत पर धीरे धीरे यूरोपियों का कब्जा हुआ, जिसमें सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, उसके बाद में डच आए, ब्रिटिश आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए। तो इन सभी ने जो भारत में आकर किस प्रकार भारत की जो भौगोलिक खोज की और कैसे कैसे ये भारत में अपना अधिकार जमाने लगे, कंपनियां बसाई और धीरे धीरे भारत पर एक अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया। तो इसके बारे में एक मैं आपको संक्षिप्त डिटेल बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार क्यों यूरोपीय भारत में आए, ऐसा क्या हुआ यूरोपीय कंट्रीज में जिसकी वजह से इन्होंने पूर्व की कंट्रियों की ओर अपना रुख किया और ये भारत की ओर आए। तो इसी कड़ी में मैं आपको एक सबसे पहले छोटा सा एक यूरोपीय जो कंट्री हैं उनका एक दृष्टांत आता है, जिसमें रोमन साम्राज्य का विभाजीकरण हुआ था। ये जब रोमन साम्राज्य जो था, एक आज के जो समय में नीदरलैंड है और तुर्की है, इटली है, ये सारे दो चार देशों का एक जो समूह है मिलकर उस समय रोम साम्राज्य हुआ था। उस रोम साम्राज्य का विभक्तीकरण हुआ, उसको दो भागों में बांटा गया। एक रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य, दूसरा पश्चिमी रोमन साम्राज्य। जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है उसकी जो कैपिटल थी वो रोम थी और पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो कैपिटल है वो कुस्तुनतुनिया थी, जो वर्तमान में टर्की देश में इस्तांबुल के नाम से है। तो इसी में मैं आपको मैप के जरिए बताना चाहूँगा कि कैसे जो रोमन साम्राज्य है उसका विभाजन हुआ और क्या हुआ। तो ये जो वर्ल्ड का मैप है, आप इसमें ध्यान से देखेंगे, मैं इसमें आपको बताने की भी कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, आप मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। देखिए ये जो लिखा है यहाँ रोम है, इधर आप देख भी रहे होंगे, ये रोमानिया है और इसी के पास में ये टर्की है और ये रोमानिया है और इधर ये इटली है। आप देख भी रहे होंगे ये इटली है। मैं आपको यहाँ निशान लगा देता हूँ इटली के पास में, ये इटली है। इधर आप देख रहे होंगे ये टर्की है, इधर रोमानिया है। तो जो रोमानिया है ये पूरा कंट्री मिलके, यहाँ से मैं आपको गोला के माध्यम से ऐसे बता रहा हूँ, ये पूरा मिलके ये पहले रोमन साम्राज्य हुआ था, ये रोमन साम्राज्य होता था। तो रोमन साम्राज्य का उस समय क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। बीच में से आपको लाइन के जरिए बताता हूँ रोमन साम्राज्य। तो एक जो भाग बना वो यहाँ से बीच में से ऐसे ही रोमन साम्राज्य का विभक्तीकरण हुआ। तो रोमन साम्राज्य में जो एक बना पूर्वी रोमन साम्राज्य, जो ये नीचे वाला हिस्सा है, टर्की है, बुल्गारिया है, और दूसरा एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो कि ऊपर जिसकी राजधानी है रोमानिया, रोम है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये दो है, इनका जो विभक्तीकरण हुआ ये ईयर है 477 एडी में इसका विभाजन हुआ। आप देख रहे हो 477 एडी में, ईस्वी में इनका विभाजीकरण हुआ, क्योंकि जो पूर्वी रोमन है उस पर जो जर्मन के हैं उन्होंने अपना आधिपत्य, उनके आक्रमणकारियों ने अपना आधिपत्य जमा लिया।
तो जो ये एरिया है, ये पूरा एरिया यहाँ से जर्मन के हाथ में आ गया। और ऊपरली जो ऊपर वह है पश्चिमी, जिसको रोमन साम्राज्य बोलते हैं, ये इधर है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि कम लगभग 1000 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष बाद में जाके जो ये पश्चिमी रोमन है, इस पर 1453 ईस्वी 1453 ईस्वी में जाके इसमें क्या होता है, 1453 ईस्वी में यहाँ पर 1453 एडी में ये जो घटना है, ये दोस्तों बहुत बड़ी, विश्व की बहुत बड़ी घटनाओं में से आप मान सकते हो। 1453 ईस्वी में जो पूर्वी जो पश्चिमी रोमन है, इसमें जो 1453 ईडी में जो ओटोमान तुर्कों ने यहाँ पर इस पर कब्जा कर लिया, ओटोमान तुर्कों के द्वारा इस पर नियंत्रण कर लिया। तो जो ये रोम साम्राज्य है, इस तरह से पूरा आधिपत्य में आ गया। अब यहाँ के जो लोग हैं, ये यहाँ से यहाँ के जो दार्शनिक, साहित्यकार और जो विद्वान लोग हैं, वो यहाँ से इटली की ओर गए। सारे लोग कहाँ गए? इटली की ओर। जब यहाँ के जितने भी विद्वान लोग हैं इटली की ओर चले गए, तो यहाँ इटली ने इन लोगों को शरण दी और ये यहाँ जाकर रहने लगे। अब क्या हुआ, आप देख रहे होंगे कि जब ये इस तरह से हो जाता है, तब जब यहाँ से बाकी जो देश हैं, जो इधर के देश हैं, वियतनाम है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ये जो देशों का, इनका इस साइड से व्यापारिक संबंध खत्म हो जाते हैं, यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि इस एरिया में ये ब्लॉक कर दिया गया है, ये पूरा ब्लॉक है। तो इन लोगों ने क्या किया, अब इनको इधर से तो कोई रास्ता व्यापारिक संबंध बनाने की, तो इन्होंने अपना एक दूसरा रास्ता चुना, जो कि समुद्री मार्ग से होके जाता है। तो ये लोग हैं जो इन्होंने अपना दूसरा रास्ता समुद्री मार्ग से चुना। अब इन्होंने क्या किया, जब ऐसा कंडीशन आई 1453 की जो ये घटना है, उस टाइम पे तो यहाँ के लोगों ने नए रास्तों की खोज की। इन लोगों ने क्या किया, नए रास्तों की खोज की। और उसी इस घटना के बाद ही एक भौगोलिक खोज का युग शुरू हुआ। जो भौगोलिक खोज है उसका युग शुरू हुआ, लोगों में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई और प्रबोधन हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ, एनलाइटन्ड हुआ, कि जब पुनर्जागरण हुआ कि जो पहले से जो लोग जिस धारा में चल रहे थे, तो उन्होंने अपनी नई धाराएं अपनाना चालू की और उनका पुनर्जागरण हुआ और वहाँ से इनमें तर्क करने की क्षमता आई, धार्मिक सुधार हुए, रिफॉर्मेशन होने लगा। तो धीरे धीरे ये 1400 एडी की जो घटना है, 1453 जो एडी की घटना है, उसके बाद से ही, जब तुर्को ओटोमन ने जो आक्रमण किया था, उसके बाद से ही ये सारी घटनाएं प्रारंभ होने लगी और धीरे धीरे भौगोलिक खोज का युग प्रारंभ हुआ। तो आप ये देख रहे होंगे, देश एक तो है स्पेन और एक इसी के पास में पुर्तगाल। दो देशों के बारे में चर्चा करूंगा, एक है स्पेन और एक पुर्तगाल। तो क्या हुआ, ये जो पुर्तगाल का है, एक क्या हुआ, पुर्तगाल का जब धीरे धीरे इसमें भौगोलिक युग प्रारंभ हुआ, जो पुर्तगाल का एक राजकुमार है, हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर। तो इसने क्या किया, हेनरी द नेविगेटर ने पुर्तगाल से यहाँ से चलकर, आप देख भी रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, हेनरी द नेविगेटर ने, तो ये पुर्तगाल है, ये देखिए यहाँ से चला ये, और इसने, हेनरी द नेविगेटर ने पुर्तगाल से चलकर अफ्रीकी जो देश है इसकी तट की यहाँ तक कितनी बार यात्राएं की, यहाँ तक इन्होंने यात्राएं की। उसके बाद में दूसरा जो व्यक्ति है वो हुआ था
बार्थोलोम्यू डियास। बार्थोलोम्यू डियास का क्या हुआ, वो भी पुर्तगाली व्यक्ति था। उसने भी 1487 ईस्वी के बाद जब हेनरी द नेविगेटर ने यहाँ तक खोज की और इसका मैप बनाया, उसके बाद आप इसमें देखोगे कि ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल से एक इस टाइप से इसने जो यात्रा की, यहाँ तक यात्रा की, अफ्रीका के इस तक। यहाँ एक देश है, मतलब एक शहर है, केप ऑफ गुड होप। इसकी जो खोज की दोस्तों, ये 1487 ईस्वी में किसने की, बार्थोलोम्यू डियास ने। जब आप देख रहे होंगे कि इसमें यहाँ तक हेनरी नेविगेटर ने इसका मैप तैयार किया, इसके बाद में केप ऑफ गुड होप ने यहाँ अपना मैप तैयार किया और यहाँ तक यात्राएं की। तो तीसरा जो व्यक्ति है, जो तीसरा व्यक्ति जो आप देख रहे होगे, वास्को डिगामा, जो पुर्तगाली निवासी था। वास्को डिगामा यहाँ से चलकर तीसरे रास्ते में वाया केप ऑफ गुड होप होते हुए और भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। केप ऑफ गुड होप होते हुए वो भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट कहाँ है, केरल में जगह है कालीकट, वहां पर ये पहुंचा। ये 1498 ईस्वी की बात है। तो इसके बाद जब धीरे धीरे जब पुर्तगाल ने अपनी भौगोलिक खोज प्रारंभ की, तो स्पेन भी इसमें पीछे नहीं रहा। स्पेन ने एक व्यक्ति स्पॉन्सर किया, वो स्पेन का नागरिक नहीं था, उन्होंने व्यक्ति एक स्पॉन्सर किया और स्पॉन्सर करके उन्होंने एक कोलंबस नाम के एक व्यक्ति को भेजा। तो कोलंबस ने, स्पेन ने भेजा था कोलंबस को, और वो यहाँ से भारत की खोज करने निकला। लेकिन वो यहाँ से समुद्री रास्ते से दोस्तों कहाँ पहुँच गया, समुद्री रास्ते से कहाँ पहुँच गया, अमेरिका। समुद्री रास्ते से वो अमेरिका पहुँच गया। ये घटना है 1492 ईस्वी की, 1492 में ये पहुँचा। और ये समुद्री मार्ग से जो आया था कालीकट पे, ये 1498 की घटना है। इस प्रकार वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अब आप देख रहे होंगे कि भारत की खोज क्यों हुई, ऐसे क्या भौगोलिक कारण थे जिनकी वजह से इन्होंने भारत की खोज करना चालू किया, और यही देश क्यों आ गया है सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले आगे आने का इनका प्रमुख कारण है कि 1453 की जो घटना थी कुस्तुनतुनिया पर, जो तुर्कों द्वारा जो आक्रमण किया गया था, उससे लोग, वहाँ के जो तुर्कों ने जब आक्रमण किया, वो इस्लाम धर्म के होते हैं, उन लोगों ने इन लोगों को, इनके धार्मिक जो है, उन लोगों को वहां से बड़ा आक्रमण किया और वहां से भगा दिया। एक घटना तो वो हुई। दूसरा, इनके जो शासक थे स्पेन और पुर्तगाल, विशेष तौर से स्पेन और पुर्तगाल के जो ये शासक हैं, स्पेन और पुर्तगाल के जो शासक हैं, देखिए आप, ये स्पेन रहा, स्पेन और ये पुर्तगाल, दोनों देश बिल्कुल नज़दीक में हैं। दोनों देश, स्पेन और पुर्तगाल के जो शासक हैं, उन्होंने इनको जो भौगोलिक खोजों को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, और यहीं पे कंपास और एस्ट्रोलेब की खोज हुई। और अन्य जो यंत्र हैं, जो सागरीय यात्राओं का जो मदद करते हैं, उनकी भी यहाँ खोज हुई। और एक घटना और होती है कि मार्को पोलो एक व्यक्ति था जिसने चीन की यात्रा की। उसने अपना चीन का जो यात्रा करने के बाद सारा वृत्तांत है, वो इन लोगों को सुनाया, जिससे ये लोग उत्साहित हो गए और इन्होंने भौगोलिक खोज प्रारंभ की। तो भौगोलिक खोज प्रारंभ की, तो जब इन्होंने धीरे धीरे भारत पर आए, और जब वास्को डी गामा भारत पर आया, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वास्को डी गामा के टाइम पर भारत में जो शासक था वो था जमूरियन।
ये इसकी पैतृक उपाधि थी जमोरियन, जो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। अब आपको मैं दूसरा भारत का मैप बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये भारत का है मैप। अब ये कहाँ पहुंचा वो जगह मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपको जगह दिखाई दे रही होगी, ये केरल है। ये केरल के यहाँ कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले वहां पहुंचा। यहाँ का जो शासक था जमोरियन। इसके साथ में एक पथ प्रदर्शक भी था जो अब्दुल मजीद था, या मनीद है, वो भी एक पथ प्रदर्शक था जो इसके साथ यहाँ पर पहुंचा था। तो जब यहाँ पर पहुंचा तो ये सबसे पहले ये जमोरियन से मिला और इसने जमोरियन को बहुत सारी भेंट की, उपहार लेकर आया था। तो जमोरियन इससे बहुत खुश हुआ और यहाँ के जो पहले से जो व्यापारी थे, अरब व्यापारी, वो इससे बहुत ईर्ष्या करने लगे। जब कोई नया व्यापारी इनका प्रतिद्वंदी आता है तो ऑब्वियसली है कि उनको ईर्ष्या होगी। तो इसने क्या किया, जब ये यहाँ पहुंचा तो इन्होंने अपना साथ में जब जाते वक्त है मसाले, जड़ी बूटियां, काली मिर्च लेकर जब वापस अपने देश को ये लौटा। तो इसने देखो आप कितनी बड़ी जो ये यात्रा थी, इस यात्रा को इसने कंप्लीट करने के बाद भी 60 गुना इसको मुनाफा हुआ। यहाँ से जो चीजें ले जाकर इसने वहां बेची तो इसको 60 गुना, पूरा यात्रा का खर्चा निकालने के बाद 60 टाइम्स इतना गुना इनको मुनाफा हुआ। तब इसने क्या किया, उसके बाद एक दल और भारत आया और उसके बाद में फिर पुनः वास्को डी गामा भारत पहुंचे। भारत जब पहुंचे तो यहाँ पे इसने धीरे धीरे कोचीन में अपनी जगह स्थापित की। और कोचीन में जगह स्थापित करने के बाद में फिर यहाँ पे लोग, इसके बाद में जब पुर्तगाली बस गए तो पुर्तगाली के बाद में यहाँ जो पुर्तगाल की जो, जब वो यहाँ से मसाला ले जाते हैं तो इन्होंने नीदरलैंड, हॉलैंड ऐसे देशों में अपना, वहाँ से अपना व्यापारिक संबंध रखे थे। तो उन्होंने भी सोचा कि ऐसी जब ये चीज़ें भारत से लेके आ रहे हैं तो क्यों ना हम भी भारत में व्यापार करें। तो वहाँ डच आए। डच 1600 के लगभग में ही डच आए थे। डच ने क्या किया, 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी एक कंपनी स्थापित की। तो डच आए 1605 में लगभग, इससे पहले आ गए थे लेकिन इस टाइम पे इन्होंने एक कंपनी अपनी 1605 में अपनी कंपनी बनाई थी। और एक ब्रिटिश शासक जब आता है, इसमें ब्रिटिश भी आए थे, तो ब्रिटिश शासक सबसे पहले मिल्डन हॉक, जॉन मिल्डन हॉक, ये 1500 जो आया था 1597 से 99 के टाइम में, कब आया था 1597 से 99 में जॉन मिल्डन आया था। तो मैं आपको इसका पूरा बताता हूँ कि जब ये कब्जा हो गया, पुनर्जागरण हुआ तुर्कों पर, कुस्तांतनिया पर, इनके शासकों का पुर्तगाल में, समुद्री खोज हुई, मार्कोचिनो, हेनरी द नेविगेटर, देखिए हेनरी द नेविगेटर ने क्या किया, हेनरी द नेविगेटर ये था जो पुर्तगाल का राजकुमार था, इसने अफ्रीकी तट का मैप तैयार किया। दूसरा व्यक्ति क्या था, बोर्थोलोम्यू डियाज द कैप ऑफ गुड होप की ये किया था। स्पेन के द्वारा स्पॉन्सर जो व्यक्ति कोलंबस था, जिसको भारत की खोज में निकला और 1492 में पहुंच गए अमेरिका। फिर पुर्तगाली जो वास्को डिगामा वाया केप ऑफ गुड होप। तो दोस्तों ये बहुत बार जो ये है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है, मैं आपको बता दूं, ये बहुत बार आया है कि केप ऑफ गुड होप द्वारा कालीकट बंदरगाह पर 1498 में जो भारत की खोज के लिए आया था वास्को डिगामा, इसका बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि केप ऑफ गुड होप द्वारा कौन सा पुर्तगाली यात्री भारत आया था, समुद्री यात्री था। मैकलिन ने ये समुद्री मार्ग से विश्व की परिक्रमा की और एक स्टेट ऑफ मैकलिन की खोज की जो दक्षिण अमेरिका का शहर है। मैं वो भी आपको बता दूं, दक्षिणी अमेरिका का जो शहर है वो ये वर्ल्ड मैप है और ये दक्षिणी अमेरिका है। देखो दोस्तों यहाँ है वो,
ये है मैकलिन, स्टेट ऑफ मैकलिन। वो क्या किया, मैकलिन यहाँ से सीधा स्टेट ऑफ मैकलिन ऐसे आया और ये प्रशांत महासागर में आया। तो उसने देखा कि प्रशांत महासागर बहुत शांत है, इसीलिए प्रशांत महासागर को उसने शांत कहा था। और ये कहाँ से, वही आपको बताया मैं, यहाँ से चल के आया था, ये इस रास्ते से, यहाँ स्टेट ऑफ मैकलिन है और यहाँ से ऐसे समुद्री मार्ग से गया। उसने पूरी विश्व की परिक्रमा की। अब मैं आपको कैसे कैसे भारत पर वास्को डी गामा आ गया, आप देख रहे हो कि वास्को डी गामा के एक दल द्वारा पहुंचा, और फिर अब डच आए, ब्रिटिश कंपनियां आई। ब्रिटिश कंपनियां का अब जो हमारा बताना चाह रहा हूँ मैं ब्रिटिश के बारे में आपको, पुर्तगाली और ब्रिटिश दो ही मैन हैं, और फ्रांसीसी, तीन जो मैन हैं जो कि भारत पर धीरे धीरे इनका कब्जा हुआ। तो ब्रिटिश आप देख रहे होंगे, सर्वप्रथम जॉन मिल्टन हॉक 1597 से 99, एग्जैक्ट डेट इसे पता नहीं है ईयर, लेकिन 1597 से 99 के बीच में ये अंग्रेजी यात्री जो है रानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में भारत आया। और इसने क्या किया, अकेले ने ही पुर्तगाल को हरा दिया। अकेले व्यक्ति ने क्या किया, पुर्तगाल को हरा दिया। उसके बाद में जब ये वापस गया तो इसने क्या किया, 217 व्यक्तियों का एक समूह मिलकर एक कंपनी बनाई, और कंपनी बनाकर ये एलिजाबेथ प्रथम है जो महारानी है, इसके दरबार में पहुंचे और इनसे भारत में व्यापारिक संबंध बनाने के लिए आग्रह किया। तो जब आग्रह किया तो इसने क्या किया, परमिशन मांगी तो इसने परमिशन भी दे दी, जिसमें महाराणा जो एलिजाबेथ है प्रथम, इसका भी इसमें शेयर था, हिस्सा था। ठीक है जी। अब आप देखो कि जब इस टाइप से जो कंपनियां बन गई, कंपनी बनने के बाद में जो भारत में आएगी तो उसका कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इन्होंने रखा होगा, कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किया। ये देखिए, एक 26 निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 26 व्यक्ति थे इसमें। 26 व्यक्ति में से 1601 में ये जो लोग आए थे, तो ये भारत में नहीं आए, एक्चुअली नहीं, ये भारत में नहीं आए, ये गए थे इंडोनेशिया। इसीलिए इंडोनेशिया को मसालों का द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोनेशिया को मसालों का द्वीप। तो ये भारत में नहीं आए, भारत में नहीं आकर ये इंडोनेशिया पहुंचे। इंडोनेशिया में ये 1604 ईस्वी में पुर्तगालियों से होर्मुज बंदरगाह को छीन लिया। ये जब 1601 में वहां से चले तो ये 3 तक रहे थे इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के बाद जब इन्होंने भारत का रुख किया तो ये 1604 ईस्वी में जाके एक होर्मुज जो बंदरगाह है उसको पुर्तगालियों से छीन लिया। और वहाँ उसके बाद जब इन्होंने भारत में अपना व्यापार जमाने के लिए धीरे धीरे अपने यहाँ पैर जमाना प्रारंभ किए, लेकिन इन्होंने बहुत अनुभव गेन किया धीरे धीरे, तो इन्होंने अपना 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया और ये जहांगीर के दरबार में पेश हुआ और इसने इजाजत मांगी सूरत में फैक्ट्री लगाने की, इसने आज्ञा मांगी थी। 1600 जब फैक्ट्री लगाने की आज्ञा मांगी तो जहांगीर ने इसको आज्ञा दे दी। और कैप्टन हॉकिंस को इसलिए अंग्रेजों ने भेजा था क्योंकि इसमें उर्दू और फारसी दोनों भाषाओं का बहुत अच्छे से इसको ज्ञान था। तो ये उर्दू में भी बोलता, फारसी में भी बोलता, इसलिए जहांगीर ने इसको आज्ञा दे दी। आज्ञा देने के बाद में पुर्तगालियों ने धीरे धीरे जो उनके दरबार या उनसे कान भरना प्रारंभ किए और एक प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हुए। उनको अच्छा नहीं लगा कि भारत में इनको भी आज्ञा मिली, तो उन्होंने क्या किया, 1608 में ये है धीरे धीरे 1608 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाना प्रारंभ किया सूरत में, लेकिन इनकी आज्ञा निरस्त कर दी गई। निरस्त कर दी गई तो वो कोठी नहीं बना पाए, फैक्ट्री नहीं लगा पाए। तो नहीं लगाने के बाद में फिर इनको थोड़ा सा लगा कि हमारे साथ में तो ऐसा हुआ है, तो इन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों से इन्होंने सोचा कि पुर्तगालियों के साथ में जब इन्होंने हमारा फैक्ट्री नहीं लगाने दिया तो पुर्तगालियों के साथ में झगड़ा हुआ और जो युद्ध हुआ उसको स्वाली का युद्ध कहते हैं। ये देखो 1611 में पुर्तगालियों ने स्वाली का युद्ध किया जिसमें पुर्तगालियों की हार हुई और
मसूलीपट्टनम में अपनी एक कोठी बनाई। कहाँ बनाई? मसूलीपट्टनम। देखो धीरे धीरे कैसे अंग्रेजों का यहाँ प्रचार प्रसार बढ़ने लगा और धीरे धीरे अपने एक कदम बढ़ाने लगे। भारत को अपनी जो है स्वतंत्रता की जो बेड़ियों में इन्होंने धीरे धीरे जकड़ा, कब्जा किया, यहाँ से लूटा और ये धीरे धीरे भारत पर अपना अधिकार समझने के लिए इन्होंने क्या क्या प्रयास किए। तो 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी कोठी बनाई। अब 1613 में सूरत में एक स्थायी कोठी बना ली। 1613 में क्या किया? सूरत में एक स्थायी कोठी बना ली, इसने परमिशन लेके। 1615 में ईस्वी में क्या किया? सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए और जहांगीर के दरबार में जब वो उपस्थित हुए तो जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने इसको अपना राजदूत बनाया और 3 जगह की जो क्या है कर वसूली के लिए इसको नियुक्त कर दिया। कर वसूली में जिसमें अजमेर है, मांडू है और इलाहाबाद है, ये 3 जगह कर वसूली इसने प्रारंभ कर दी और अंग्रेजों को इसने अपना राजदूत बनाकर इन 3 जगह पर भेज दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या आता है? धीरे धीरे जब इस प्रकार हुआ तो आप क्या देखेंगे? इन्होंने सूरत का जो बाकी जगह भी धीरे धीरे इन्होंने अपना अधिकार जमाया। इसमें पटना भी है और तो इसने और पटना है, अजमेर है, ऐसी जगहों में धीरे धीरे अपना कोठियाँ बनाई। मसूलीपट्टनम ले लिया। तो आप धीरे धीरे देखोगे कि अंग्रेजों ने कितनी चालाकी के साथ में भारत के जो तीन प्रमुख शहर हैं, मेट्रो सिटी हैं, उनको कैसे अधिकार किया, कैसे अधिकार लिया, उसको मैं आपको 3 सिटियों को बता देता हूँ दोस्तों। ये इंडिया का जो मैप है मैं देखता हूँ, तो मैं इसके जरिए आपको बताता हूँ। ये ऊपर वाला तो आप रहने दीजिए, यहाँ से आप देखिए। देखो अंग्रेजों ने मुंबई क्या किया? यहाँ मुंबई, एक है मद्रास और एक है कोलकाता। तो अंग्रेजों ने क्या किया? आपने देख रहे होगे सूरत जो गुजरात में है, यहाँ अपनी कोठी बना चुके हैं ये लोग और सूरत इनके अधिकार में आ चुका और अजमेर में भी इन्होंने अपना किया। पटना बिहार की साइड में भी ये रहे हैं। तो यहाँ से एक तो ये जगह, एक ये जगह, ये 3 हमारे बहुत बड़े शहर हैं जिन पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कब्जा कब, कैसे कैसे और कब हुआ। तो ये 3 जगह अभी आपको, अब क्या किया इन्होंने, यहाँ सूरत को हेड ऑफिस बना ही लिया। 1600, हाँ ये देखो 1503 में इनका डचों का आगमन हुआ, ये हुआ 1611 में और 1615 में। अब इसके बाद में 1640 ईस्वी में मद्रास में, सबसे पहले 1640 ईस्वी में मद्रास में अपनी कोठी का दुर्गीकरण किया, जिसको सेंट जॉर्ज, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको कोठी का दुर्गीकरण किया, जब इसको बोलते हैं सेंट जॉर्ज पोर्ट। देखो सेंट जॉर्ज पोर्ट, ये सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया? सबसे पहले यहीं पर अपनी जो कोठी बनाई थी उसका दुर्गीकरण किया। दुर्गीकरण, किला बनाया, उसने घेराबंदी की, उसमें बाहर फौज तैयार की। तो ये सबसे पहले 1640 में किया। 1661 में देखो, 1661 में जब इन्होंने मद्रास ले लिया 1640 में, मैं अभी आपको बताया 1600 मद्रास कब लिया, ये देखिए 1640 में मद्रास के बाद में ये है 1661। 1661 की क्या कहानी है? 1661 में जो अंग्रेजों का जो राजकुमार था,
चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था पुर्तगाली रानी कैथरीन मेयो के साथ में। तो जब इनका विवाह हुआ तो पुर्तगालियों ने बॉम्बे को उपहार स्वरूप, उपहार में किसको दे दिया? चार्ल्स द्वितीय को। किसको दे दिया? चार्ल्स द्वितीय को। इसको चार्ल्स द्वितीय को इन्होंने दे दिया, उपहार के रूप में दे दिया। तो चार्ल्स द्वितीय ने सोचा कि मैं बॉम्बे में क्या करूंगा, और उसने 1668 में 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी ये भारत में थी, उसको मुंबई दे दी। बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी है वो 1668 में दे दी। उसका 10 लाख पाउंड किराया था। अब आप सोचो कि 1668 में जब ये आई तो 1668 में ही इंग्लैंड में क्रांति हुई थी, जिसमें क्रांति में विलियम द्वितीय है वो वहाँ के बने और संसद की वहाँ स्थापना हुई, लोकतंत्र आया और लोकतंत्र का धीरे धीरे वहाँ आगमन हुआ। तो मैं एक पेज नया लेता हूँ, उसमें आपको बताता हूँ कि 1668 में संसद 1668 में संसद बनी। 1668 में कहाँ बनी ये इंग्लैंड में। अब वहाँ से बहुत सारी, जब ये हुआ था तो बहुत सारी कंपनियां, जैसे इंग्लिश कंपनी, ट्रेडिंग इनटू ईस्ट, ये बहुत सारी कंपनियां ये भारत की तरफ आई, लेकिन ये ज़्यादा मुनाफा नहीं दे पाई सरकार को। तो इन्होंने कंपनियों का, जो पुरानी पहले से कंपनी चल रही थी, उसमें विलयीकरण हुआ और तब बनी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1668 में बनी। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, और कंपनी बनने के बाद में तो अब आप देख रहे होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो गया 1668 में। फिर इसके बाद में इन्होंने क्या किया, 1668 के बाद में धीरे धीरे इन्होंने, एक बंगाल का शासक था इब्राहिम खां, इब्राहिम खान ने इनको सूतानाती एक जगह है वहाँ पर इनको बुलाया अंग्रेजों को, और वो जगह अपनी वहाँ दे दी। सूतानाती में इन्होंने क्या किया, वहाँ भी एक अपना दुर्ग बनाया। अब हो गया बंगाल का रुख, जो कोलकाता में है। देखिए ये बंगाल हुआ, यहाँ बंगाल कोलकाता में जब ये बने तो यहाँ ये है 1690 की घटना। तो यहाँ शासक बनाया, और धीरे धीरे जो विलियम फोर्ट जो बना है, जिसको कलकत्ता आज के बोलते हैं, जो जॉब चारनाक ने कलकत्ता में का सौंदर्यीकरण किया, इसको बहुत अच्छी बिल्डिंग तैयार की, और ये सब कार्य हो गया। तो ये 1690 की घटना है। तो धीरे धीरे जब 1715 में, लगभग 1715 में, जब ये 1715 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई, औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे भारत पर अपना कब्जा आधिपत्य जमाने की चालू की, टकसाल बनाया, और धीरे धीरे 38 गांवों की इन्होंने क्या किया, उनको खरीदना चाहा, और अंग्रेजों का धीरे धीरे प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। और मैं इसको ज़्यादा गहराई में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि एक इतिहास का सब्जेक्ट है, मैं आपको केवल एक पॉलिटी साइड से, आगे जाकर यही अंग्रेज जैसे आए हैं, पुर्तगाली आए हैं, इनसे जाके पॉलिटी से इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। ये जो सारा जो लेक्चर बताया है, ये आपको एक पॉलिटी सब्जेक्ट की तरफ ले जाएगा। आगे पॉलिटी का कैसे उद्भव हुआ भारत में, और धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा जो अधिनियम बनाए गए, अलग अलग इन्होंने जो शासन चलाया, उसके अधिनियमों के आधार पर अब तो ये
अभी आपको ये दोबारा मैप बताता हूँ, ये देखिए कैसे। अब आपको ये कंट्रीज मैंने आपको पहले भी बताई, यहाँ से बस ऐसे चल के, और इन्होंने क्या किया, ये केप गुड होप और ये सीधा भारत, ऐसे इन्होंने व्यापार समुद्री मार्ग से अपने व्यापार चालू की, और समुद्री मार्ग से ही इन्होंने, तो मैं आपको वास्को डी गामा की भी एक फ़ोटो बता देता हूँ, जिससे आपको वास्को डी गामा भी एक पता चल जाए कैसे ये समुद्री मार्ग से। देखो ये वास्को डी गामा है और ये समुद्री जहाज है, इनके साथ में लेके कालीकट बंदरगाह पहुंचा। अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि अंग्रेज के द्वारा एक ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 में स्थापित हुई। 1498 में पुर्तगाली आए, उनके 100 साल बाद अंग्रेज भारत में आए। और अंग्रेजों में जो है सबसे पहले 1600, ये देखो मैं यहाँ आपको लिख के पूरा बताता हूँ। अंग्रेजों ने, एक अलग से नोट ले लेता हूँ, देखिए 1498 में पुर्तगाली आई, 1600 में ब्रिटिश आई, और इसी से पहले 1600, लगभग 1600, वो भी 1600 ही है यहाँ आपको, डेनमार्क से आए थे जो ये आए। इसके बाद में ये आ गए, और तो फिर एक फेज लेता हूँ। इसके बाद में डच आए थे, और ये 1616 में आए थे डेनमार्क, 1616 में डेनमार्क है, वहाँ यदि डेनमार्क बोला है तो उनको डच पढ़े। और 1664 में आए थे फ्रांसीसी, ये बाद में फ्रांसीसी बाद में आए, लेकिन आपने देखा होगा फ्रांसीसी आए सबसे बाद में थे, और ये गए दूसरे नंबर पर। अब इनको देखो, एक तो ये कैसे कैसे कंपनियां आई और कैसे गई, इनका दो क्वेश्चन हमेशा से आता है। एक क्वेश्चन आता है, मैं इनको बता देता हूँ, पी डी बी डी एफ, इस क्रम में ही ये कंपनियां भारत में आई। पी, पी फॉर पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनमार्क, डेनिश जो होते हैं, और ये फ्रांसीसी, इस क्रम में ये कंपनियां भारत में आई, इनका हुआ था। और अब ये गए कैसे, इनको जो सबसे पहले आप देखोगे, पुर्तगाली जो है सबसे बाद में 1961 में पुर्तगाली के गोवा छोड़, और ब्रिटिश है 1947 में, आपको पता ही है ब्रिटिश 1947 में चले गए, और फ्रांसीसी 1954। बाकी ये जो ये हैं डेनिश भी, जो है डच है, ये भी चले गए थे, और डेनिश जो है डेनमार्क वाले, ये भी पहले ही चले गए थे। ये तीन हैं मुख्य जिन्होंने भारत पर देर तक रहे। 1947 में अंग्रेज गए, और 54 में फ्रांसीसी गए, और 61 में पुर्तगाली गए। दोस्तों, ये मैंने आपको एक थोड़ा मैप के जरिए आपको ये बताने की कोशिश की है। अब मैंने आपको एक थोड़ा सा एक जानकारी और देना चाहूँगा। भारत का जो मैप है उसमें इंडिया मैप से देखो, ये मैप है, मैं इसमें एक जो क्या बताने चाहूँगा, देखो आपको, हाँ ये देखिए, कुछ दिक्कत आ रही है, देखो कोई नहीं, मैं दूसरा मैप ले लेता हूँ आपको।
तो मैं ये बताना चाह रहा कि जब इन्होंने धीरे धीरे ये कंपनियां भारत में आई और भारत में अपना अधिकार जमाया, तो इस प्रकार से ये कंपनियां भारत में आई। पुर्तगाली आए, डच आए, उसके बाद में डच आने के बाद में आप देख रहे होंगे डच आए, डच के बाद में ब्रिटिश आए, फिर डेनमार्क डेनिश आए और फ्रांसीसी आए। इन्होंने अपनी अपनी कंपनियां बनाई और भारत में अपना अधिकार क्षेत्र स्थापित किया। अब कल का जो वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगा, कल के वीडियो में केवल अंग्रेजों की चर्चा करेंगे और थोड़ी बहुत पुर्तगालियों की जो लास्ट में है, पुर्तगालिया और फ्रांसीसियों का कहाँ अधिकार है। बस फ्रांसीसी कौन सी जगह है भारत में, और जो फ्रांसीसी कहाँ है, पुर्तगाली कौन सी जगह है भारत में, और अंग्रेजों ने अपना कहाँ कहाँ अधिकार जमाए। अंग्रेजों ने धीरे धीरे जब पूरे भारत पे कब्जा किया तो कौन कौन से क्या नियम भारत के लिए लगाए थे, और कैसे भारत के जब नियम लगाकर इन्हीं नियमों से बनकर जो भारत का वो संविधान बना और संविधान सभा बनी और भारत का जो संविधान बना, उसके बारे में हम कल थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। मैं आपको थोड़ा इसलिए ब्रीफ में यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा विषय इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा यहाँ का विषय नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा एक ये पता होना चाहिए कि अंग्रेज आए हैं तो भारत में कैसे आए हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने अपना अधिकार जमाए हैं, और कौन सी जगह ऐसी है जहाँ इन्होंने अपना अधिकार क्षेत्र कायम किए। इसलिए मैं आपको ये थोड़ी सी एक ब्रीफ संक्षिप्त कहानी आपको बताई, रोम वाली बताई, कुस्तुनतुनिया का अधिकार बताया, पुनर्जागरण कैसे हुआ। और पुनर्जागरण का जो मूल केंद्र है, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है, पुनर्जागरण का जो मूल केंद्र है वो है फ्लोरेंस शहर है जो इटली में है, वहाँ से पुनर्जागरण प्रारंभ होता है। अब भारत में भी ये पुनर्जागरण का धीरे धीरे प्रारंभ होगा। तो मैं आपको एक ब्रीफ में कहानी आपको समझाई, थोड़ा बहुत अच्छी है, इसको कहानी रूप में ही मैंने देने की कोशिश की, मैप के जरिए समझाया। दोस्तों अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, आप इसको लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए, और आगे और नए नए वीडियोज लाने के लिए आप प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।